नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उसके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिसने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया, आज फैंस ने सबसे ज़्यादा गूगल पर उसे सर्च किया, वो है चंदू चैंपियन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कबीर भाई, आपका भी बहुत स्वागत थैंक यू। है। कार्तिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये मूवी कर रहे थे, बायोपिक है आपकी पहली, ये सिर्फ बायोपिक नहीं, एक सेलिब्रेशन भी है जी। उस शख्स के लिए जिसने इतना अपना दिया, लोगों को, देश के लिए किया। आपने कितना सेलिब्रेट किया इस फिल्म को करते हुए उस शख्स की शख्सियत को? बहुत ज़्यादा आई थिंक मैंने तो पूरी तरह जिया उनको, और मैंने कोशिश की कि जितना करीब उन्होंने ये चीज़ों को देखा, मैं उस लेंस पे वो देख भी पाऊँ साथ साथ जब ये चीज़ें कर रहा था। तो मेरे लिए वो चीज़ एक जैसे कि ये इनका वन लाइन है कि अ मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, वही वाले एटीट्यूड से मैंने अपनी लाइफ भी जी हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे ऑब्स्टिकल्स बहुत उनके ऑब्स्टिकल से बहुत कम है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो जब मैं कर रहा था परफॉर्म भी, तो वो मोमेंट्स में मैं बहुत टाइम ऐसा भी सोचता था कि वो क्या सोच रहे होंगे उस मोमेंट पे, एंड वो थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाता था। तो ये 2 साल तक मैं ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से मतलब मैं मुरली कांत जी की लाइफ ही जी रहा था, और उसी के बारे में सोच रहा था, उन्हीं की हुई चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। एंड फिजिकलिटी वाइज भी या फिर स्किल सेट वाइज भी सब चीज़ें बस एक ही नाम पूरे दिमाग में चलता रहता था कि मुरली जी अगर ये कर रहे थे तो उस टाइम ये कैसे करते, क्या करते। एंड उसमें कबीर सर ने मेरी बहुत हेल्प की। जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को ऐसा एक तरीके से उसको प्रेजेंट किया, दिखाया, वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड एक टीचर की तरह ये पीछे पड़े रहे मेरे, और हर चीज़ फ्रॉम मतलब नॉट जस्ट द स्क्रिप्टिंग, रीडिंग या डिस्कशंस, बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग दी स्किल्स टू द टी। कि इन्होंने तो ये भी डिसाइड, क्योंकि बिकॉज ये इतना डिटेल्स में घुसते हैं, तो जो मेरे ओपोनेंट्स भी थे या मेरे अराउंड प्लेयर्स भी थे, वो या तो ओलंपियंस थे या फिर प्रोफेशनल्स थे। तो वो हर बार क्योंकि मुझे भी उनके अगेंस्ट जाना था, तो मुझे वो पार्ट लगना था प्रॉपर। सो आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट अबाउट बीइंग मुरलीकांत पेटकर, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं बस उसके अलावा, उनके अलावा कुछ और चीज़ सोचूं ही नहीं। अच्छा भाई, फ्रेडी जब आप कर रहे थे जी। और उसी समय वेट भी बढ़ा हुआ था और उसी समय आपको इसकी प्रैक्टिस करनी थी चंदू चैंपियन की, लेकिन पुशअप्स नहीं लग रहे थे। तो वो आपको लगता है कि कार्तिक ने भी, ही वाज द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर? जी, मैं जैसा मैंने बोला कि मैं एक्चुअली इस लाइन पे बिलीव करता हूँ। मैं कभी भी गिव अप एटीट्यूड मतलब हमेशा ये रखता था कि आई विल नेवर गिव अप। चाहे वो मेरा एक्टिंग करियर हो, चाहे वो मेरा कोई भी चीज़ हो लाइफ से रिलेटेड, वो मेरा हमेशा से मोटो रहा है। एंड जब मैंने की थी तो उसमें वेट गेन करना था, तो बहुत वेट गेन कर लिया था। तो वो ऑटोमेटिकली वो लूज़ करना था, क्योंकि चंदू चैंपियन फिर चालू कर रहा था मैं। एंड उस प्रोसेस में मुझे पता भी लगा कि मेरा फैट परसेंटेज बहुत हाई है, 39% फैट पे चला गया था। एंड टू लूज दैट वाज अनदर टास्क फॉर मी। तो हाँ, तब मैं जब जिम करता था ना, मैं बहुत इजी वे अपनाता था, जिसमें मतलब पुशअप्स मार रहा हूँ तो आधे पुशअप हो गए, पुल अप है तो वो 3/4 मार दिया, ये सारी चीज़ें करता था। तो उसमें और फिर लगता था हाँ आज का दिन हो गया। सो मैं वैसे एटीट्यूड में थोड़ा सा जिम करता था, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन आई रियलाइज्ड व्हाइल प्रेपिंग फॉर चंदू चैंपियन दैट नहीं, ये अगर एक पुशअप भी मार रहा हूँ तो वो प्रॉपर हो, एक पुल अप भी मार रहा हूँ तो वो प्रॉपर हो, हर चीज़ जो भी चीज़ कर रहा हूँ, बॉक्सिंग भी कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर, वो पंच दिखे, रिफ्लेक्स दिखे, मेरा बचना दिखे, वो हर चीज़ एक करेक्ट तरीके से हो। देन वो चेंजेस आएंगे, वो चीज़ें होंगी, एंड वो स्क्रीन पे फिर वो उसका अलग इफेक्ट भी होगा। तो इसमें कोई भी ज़रा सी भी मतलब इसमें 100% पूरी तरह से ऑनेस्टी से काम किया है, बिकॉज इसका रिक्वायरमेंट भी होता है कि तो या कबीर सर, जब आप इसका एक शूट कर रहे थे सीक्वेंस का कश्मीर में, जहाँ पे आपको एक वॉर बैकग्राउंड दिखाना था, कश्मीर में इस वक्त कैसा लगा शूट करते? कैसा है कश्मीर कबीर खान की नज़रों में?
कश्मीर मेरा एक फेवरेट लोकेशन है। मैं जी। बहुत बारी शूट कर चुका हूँ जी, वहाँ। बिल्कुल। मैं अपने फिल्म मेकर बनने से पहले मैं वहाँ बहुत ट्रैकिंग करता जी। था, तो कश्मीर के साथ एक बहुत लंबा सिलसिला है मेरा। और मुझे लगता है कि कश्मीर एक बहुत आसान जगह है शूट करने के लिए। वहाँ जो जिस किस्म का सपोर्ट वहाँ के लोग करते हैं आपको, वो एक जेन्युइन एक्साइटमेंट होती है जब आप वहाँ शूट करने जाते हैं। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत डिसिप्लिन क्राउड्स होते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। और वहाँ के अथॉरिटीज़ भी बहुत आसानी से आपको परमिशंस देते हैं। जी। तो लोगों को लगता है कि कश्मीर में शूटिंग एक्चुअली मुश्किल होगी, लेकिन जो मुश्किलात हैं कश्मीर में शूट करने के, वो ना तो एडमिनिस्ट्रेशन और ना लोगों से आती है, वो आती है पहाड़ों से। जी। अब आपको पहाड़ चढ़ने बिल्कुल। पड़ते हैं, ऊपर जाना पड़ता है। जैसे जो हमने ये सीक्वेंस शूट करा है 8 मिनट का, एक सिंगल शॉट जो जी, बिल्कुल। जंग का सीक्वेंस हमने शूट जी, किया जी। है, वो पहाड़ पे हम शूट कर रहे थे। आरू वैली में है, कुछ 10,000 फीट की ऊंचाई है, वहाँ वैसी सांस कम आती है। फिर आप पहाड़ चढ़ के ले जाते हैं, इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन होता जी। है, तो वो सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर जब दिखता भी है, वो एक स्पेशल जो एक जादू है कश्मीर में ही आपको मिलता है। और इस क्योंकि ये तो ट्रू स्टोरी है, क्योंकि ये हादसा जो है ये असल में कश्मीर में हुआ था। 1965 की जो जंग थी, वो कश्मीर में ये हादसा हुआ था। तो हमें वैसे ही कश्मीर में शूट करना था। इसलिए नहीं गए हम कश्मीर क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है या बहुत ड्रामेटिक दिखेगी, इसलिए भी गए क्योंकि असल में ये हादसा वहीं हुआ था। बिल्कुल सर, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, हमने उनके बहुत सारी डॉक्यू भी देखी है, बहुत सारी फिल्में भी देखी है। लेकिन जब आप पढ़ रहे थे, बहुत सारे पहलू हैं इस कहानी के अंदर, लेकिन एक ऐसा पहलू जिसने सबसे ज़्यादा आपके दिल पे नॉक किया, और एंड हियर वी आर विद चंदू आई थिंक चैंपियन। यही कि यार ये इंसान ने गिव अप क्यों नहीं किया। इतनी बारी अगर जिंदगी आपको मारेगी और बोलेगी कि नहीं बेटा हम तुम्हें अपना सपना नहीं अचीव करने देंगे, तो एक पॉइंट पे आदमी बोलेगा बस यार अब हो गया, अब मैं। लेकिन इस इंसान ने कभी भी रुका ही नहीं है। इंसान हर बारी जिंदगी उसको एक और धक्का देती थी, वो फिर खड़ा हो जाता था, नहीं मैं तो वहीं जा रहा हूँ, फिर तो वो एक बहुत अजीब चीज़ लगी मुझे कि यार उस ज़माने में इस इंसान ने, जो एक सिर्फ एक जवान था सोल्जर, जी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ऑफिसर था या किसी अमीर ख़ानदान से था कि जो रिसोर्सेज होते हैं, कुछ भी नहीं था। बस एक सपना था, बचपन से चला आ रहा है और वो अचीव करना है किसी भी तरीके से। तो वो बहुत एक कंपेलिंग रीज़न था मेरा इस कहानी को चूज़ करने का। हालांकि उन्हें पद्म श्री भी मिला 2000, लेकिन अर्जुन अवार्ड के लिए उन्होंने लेटर लिखा जो रिफ्यूज़ हुआ। क्या उस पहलू को भी हम देख पाएंगे, बिकॉज उनकी दिली इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा था वो लेटर अर्जुन नहीं अवार्ड के बिल्कुल लिए। अमित, देखिए एक्चुअली क्या है, एक कहानी है कि जो उन्होंने किया वो तो है ही बहुत, मतलब सिर्फ उतना ही दिखाते हैं आपको, तो ये बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है। फिर दूसरा पहलू जो बहुत इंटरेस्टिंग आता है, जो मुझे सबसे पहले एहसास हुआ कि यार ये हुआ और हम इनको जानते ही नहीं है। तो इसलिए हमारा अप्रोच भी फिल्म में जो है वो इसी तरीके से है कि कैसे हम उनको भूल गए और फिर वो आदमी जो जिंदगी भर लड़ा है अपने सपने को अचीव करने के लिए, फिर से लड़ता है बिल्कुल। इस बार अपने हक के लिए। तो ये दोनों लेयर हैं हमारी फिल्म में, जिससे स्टोरी को बहुत एक्साइटिंग और बहुत इमोशनल बनाती है। और फाइनली मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा मीडियम बहुत पावरफुल मीडियम है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और मैं इसलिए डॉक्यूमेंट्री से फिल्म मेकिंग में आया था क्योंकि हमारे मुल्क में बड़े पर्दे से, सिल्वर स्क्रीन से ज़्यादा पावरफुल मीडियम कोई है ही नहीं। जी। तो फाइनली आई थिंक अगर ये फिल्म लाखों करोड़ों लोगों को के पास जाएगी और लोग देखेंगे, आई थिंक वो ट्रू रिकग्निशन होगा इस हीरो का। इसलिए हम कबीर खान की फिल्म का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब बड़ी बहन एक लेटर अपना साइन कर रही थी या फॉर्म भर रही थी, तो वो फॉर्म आपने भी भरा था और वो क्राफ्ट आज हम देख पा रहे हैं आपका। भाई एक चैंपियन की तरह आप अपनी इस फिल्म के लिए भी लड़े, कैसे सत्य प्रेम की कथा कर रहे थे, ये भी इसके लिए भी आप वर्कआउट कर रहे थे। एक एथलीट के लिए एक बहुत अलग प्रोसेस होता है चीज़ों का, सुबह काम करना, फिर आराम करना, फिर शाम को दोबारा एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप शूटिंग भी कर रहे थे सत्य प्रेम की कथा की। तो कैसे आपने इस चैंपियन, हाउ डिड इट मेड यू लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड की, ये क्योंकि कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, शख्सियत बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू वर डूइंग दिस? मेरा एक्चुअली में वो टाइमलाइन वाइज क्या हो गया था कि सत्य प्रेम की शूट खत्म होने पे आ गई थी बिल्कुल। एंड तब तक मेरे यहाँ पे मीटिंग्स और हम लोग सर के साथ डिस्कशन सब हो गया था और प्रेप मोड में जाना चालू हो गया था। वो लास्ट का ही थोड़ा सा पोर्शन रह गया था जो होता था, लेकिन उसके अलावा बस यही था कि मुझे सबसे बड़ा सवाल यही था कि मुझे डेडिकेटेड टाइम सिर्फ चंदू चैंपियन को देना है कि 1 साल तक मैं शायद से कुछ करूँगा ही नहीं, और मैं उस टाइम पे ना शूटिंग कर रहा हूँ, ना मैं कुछ और
कोई और चीज़ कर ही नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ इसके लिए शायद से बस प्रेप मोड में हूँ। एंड वो मेरा एक बूट कैंप है जो मेरा साल भर 1.5 साल भर बूट कैंप चल रहा है। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक डिसीजन था जो शुरुआत में ले लिया था। एंड उसके चलते ये सारे तो मेरे लिए वो नहीं था कि मैं कुछ अभी शूट करूँगा या मैं कुछ काम करूँगा। मेरे लिए सीधा सीधा डिसाइडेड था कि नहीं, सत्य प्रेम की बस रिलीज़ होनी थी, बस वो रिलीज़ हो रही थी एंड मेरा ये प्रेप मोड चालू हो चुका था। सो आई थिंक वो एक वंस आई हैड डिसाइडेड एंड टेकन दैट कॉल, देन मैं पूरी तरह से फिल्म में था। और मैं एक्चुअली मैं एक लाइफ ऑफ एन एथलीट ही जी रहा था जी। थ्रू दैट टाइम। मैं जेन्युइनली मुझे एक्चुअली लग रहा था मैं किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ या मैं किसी कंपटीशन में जाने वाला हूँ। बिकॉज मेरे खाने से लेकर सारे प्रेप, सारे बॉक्सिंग से लेकर स्विमिंग से लेकर सारे जो कोचेज़ हैं उनकी बस यही बातें होती थी कि आज हमारी क्या ग्रोथ हुई, आज हमने क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया, एंड ऑल दोज सारे स्टैटिस्टिक्स आते रहते थे। एंड वी यूज्ड टू जस्ट, बट आई वाज ब्लेस्ड विद अ वेरी वेरी गुड टीम जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक लाया। तो वो सारा प्रोसेस एक अलग प्रोसेस चला जिस टाइम मैं बस एक एथलीट की तरह ही सब कुछ सोच रहा था, कर रहा था। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती थी वो हमारी रीडिंग या हमारी वर्कशॉप्स होती थी उसके अलावा, लेकिन चंदू चैंपियन के अलावा मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा था। अच्छा, जब ग्वालियर में ट्रेलर हमने देखा तो हजारों की भीड़ में एक शख्स और आपको देख रहे थे, वो आपके डैड थे जो बहुत ही भावुक नजर आए। जी। ट्रांसफॉर्मेशन की सब बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन जी, देखा, क्योंकि उस मेहनत को एक पिता ही समझ पाता है, क्योंकि आप उनकी नजरों के सामने भी हो। सर ने तो एक शर्त रखी थी आपको शर्ट उतारनी नहीं है, लेकिन शायद वो डैड आपकी मेहनत देख पा रहे थे। तो भावुक पल होता है जब बैठ के वो क्योंकि चिंता भी होती है एक बेटे के लिए कि Correct, वो correct. इस तरीके से कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है और मीठा नहीं खाया, और मीठे का जो स्वाद है और जो स्वीटनेस है वो अब आपने खाई ली होगी ट्रेलर लॉन्च के बाद। लेकिन उस भावुक पल को कैसे फादर का डिस्कस किया आपने या डिस्कशन हो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके? आई थिंक बोथ, मतलब मैं मम्मी पापा की बात करूँगा, मेरे घर पे सब लोग ही डाइट करने लगे थे जब मैं डाइट कर रहा था। इट वाज नॉट जस्ट मी। और बाहर में जब कबीर सर को मिल रहा था तो ये अलग डाइट पे थे, तो ऐसा लग रहा था मेरे अराउंड सब डाइट कर रहे हैं। तो थैंकफुली बहुत मोटिवेटिंग हो गया था मेरे लिए कि भाई मैं तो गलती नहीं कर सकता क्योंकि मेरे आसपास ये सब लोग ये कर रहे हैं। ऑल्सो जब भी ये ज़रूर होता था कि जब मेरा फूड आता था टेबल पे, क्योंकि अभी इतना वर्कआउट करके आया इंसान, तो कई बार आपकी आदत होती है, मैं पहले बहुत खाना खाता था, तो वो सडनली मेरा सैलेड रखा है या सूप रखा है या राइस की जगह कॉली राइस रखा है, तो वो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है ना। घर वालों के सामने तो जब तक 3-4 रोटियां नहीं खाई और वैसा खाना नहीं खाया तब तक उनके लिए वो खाना नहीं होता। तो वो होता तब शुरू में वो थोड़े से ऐसे हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है यार, ये इतना, मतलब अभी इतनी वर्कआउट किया, ये खेल के आया और अभी भी कुछ नहीं खा रहा है, तो वो थोड़ा लगता था। बट देन दे न्यू कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड इवेंचुअली वो सब लोग उसको दे केम इन टर्म्स विद द फैक्ट दैट ये अभी चलते जाना है और ये काफ़ी टाइम तक चलते जाना है। तो या I eventually I started enjoying the process also. Correct. So कभी से एक आखिरी सवाल, जब आप अनसंग हीरोज की ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि क्यों नहीं जानते लोग, क्यों नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं या बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, शायद अगर हम दिखा पाएँ लोगों को तो लोग समझ पाए, देख पाएँ, हौसला बढ़ाती हैं ऐसी कहानियाँ। लेकिन जब ये पता लगता है कि कोई नहीं जानता, कबीर खान कैसे सोचते हैं उस पल के? नहीं, ऑब्वियसली वो एक तो पहले तो हैरानी होती है कि इस किस्म की कहानी को हम क्यों नहीं जानते जी। फिर ऑनेस्टली अजीब थोड़ा गुस्सा भी आता है जी। यार कैसे हम, मतलब एज अ सोसाइटी कैसे भूल जाते हैं हम लोग इन लोगों को। मतलब ऐसी चीज़ किसी और मुल्क में, मतलब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बड़े बड़े हीरो हैं, नेशनल हीरोज़ हैं जिन्होंने इनसे बहुत कम अचीव किया होगा, और हम इतने बड़े हीरो को भूल गए। तो वो उसकी वजह से एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है, क्योंकि देखिए हमारी जो फिल्में होती है ना वो थोड़ी सी रिकॉर्ड ऑफ द टाइम्स भी होती है। करेक्ट।
कि आज से 20 25 30 साल बाद होपफुली अगर कोई हमारी फिल्म देखेगा तो दे विल सी कि इस दौर में क्या चल रहा था, ये हमारी एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसी कहानी अगर हम बड़े पर्दे पे ले आएँ एज एन इंडस्ट्री, वो भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है कि ये लोग अनसंग हीरोज ना रहें, ये लोग इन लोगों की, जैसे अब मुझे पता है मुरलीकांत पेटकर की कहानी फॉर पोस्टेरिटी एक फिल्म है, ये हमेशा रहेगी और लोगों को मोटिवेट करती रहेगी। अब कितने लोगों को मोटिवेट करती है, कितने लोगों को इंस्पायर करती है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन ये जो भी इस इंसान की ज़िंदगी को देखेगा पर्दे पे, वो अनटच नहीं रह सकता। बिल्कुल। भाई मैं भी चाहता था यही कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जो 2 साल रहे या जितने भी आपने चंदू चैंपियन किया, मुश्किलें बहुत आई होंगी, लेकिन आपका जो निशाना था बिल्कुल अर्जुन के तीर जैसा था। एंड वी कैन सी चंदू चैंपियन। और अब इसको सेलिब्रेशन का टाइम है 14 तारीख जी। और जो आपकी मेहनत है, और कहते हैं ना जब खून पसीना की मेहनत लगती है तो उसका जो रंग होता है निखर के आता है। और मुझे लगता है कि 14 तारीख को जो रंग है, जो ऑरेंज है, वो भी खिलेगा और विल सी द चंदू चैंपियन इन द स्पिरिट ऑफ द गाय। जिसके बारे में हमें नहीं पता था उसके बारे में आपको वो पहलू पता लगेंगे जो कबीर खान की फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बाय 24 के साथ।